अभी जैसा आपने समझाया कि स्टेट का और बाजार का एक गठजोड़ बन चुका है और एजुकेशन इस गठजोड़ का एक टूल है और ये फॉल्सिटी क्रिएट करती है, फ्रीडम के बारे में फॉल्सिटी क्रिएट करती है, राइट्स के बारे में फॉल्सिटी क्रिएट करती है। अब आपकी ये बात कोई आइडियोलॉजिकल बात नहीं है। आप तो इस पैराडाइम से स्टेप आउट करके इस पैराडाइम को देखने की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो पारंपरिक थॉट है, उसको तो हमने भुला दिया, तिरस्कृत कर दिया। तो बिना पास्ट को रिक्लेम किए हुए, बिना परंपरा को रिक्लेम किए हुए, क्या हम इस मॉडर्न पैराडाइम से स्टेप आउट कर सकते हैं? देखो, जो पिछले इतने सालों से 200-250 सालों से जो हुआ है वो ये हुआ है कि आदमी को एक्सट्रोवर्ट बना दिया गया है, बहिर्मुखी बना दिया गया है। तो वो हर चीज को मतलब उसको अपने को देखता ही नहीं है, अपने ऊपर दृष्टि है ही नहीं। अपने ऊपर दृष्टि ज्यादा से ज्यादा है तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को जन्म देती है। वो ये देखती है कि मैं ठीक हूं कि नहीं। भाई वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, मैं उतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ कि नहीं। सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। ये कोई अंतर्मुखी होना नहीं होता है। अंतर्मुखी है अपने अंतरतम जो अंदर चल रहा है उसको उसको देख पाना। अंदर क्या चल रहा है, अंदर विकार भी चल रहे हैं। अंदर आपको भय हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे अंदर ईर्ष्या जागृत हो रही है, आपको लोभ दिख रहा है। एक तो ये देखना है, दूसरा कि आप व्हाट इज योर बीइंग, आप हैं क्या। माने जब मैं ये कहता हूं मतलब स्वतंत्रता की चाहना आपके अंदर है, इसको देख पाना, कम से कम चाहना के रूप में देख पाना। चाहना के रूप में ये देख पाना, चलो स्वतंत्रता का आपको अर्थ नहीं पता है, ये तो देख पाना कि मेरे को कोई तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं होता है। ये तो कोई भी देख सकता है, अगर देखेंगे तो। अपने आप तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा, वो रिवील हो जाता है। ये ध्यान देने से चीजें रिवील होती है कि हाँ, मेरे अंदर और हरेक के अंदर स्वतंत्रता की चाहना है। हमको कोई दबाव स्वीकार नहीं होता, वो हमारे लिए सहज नहीं है। ऐसा मैं बना हूं, फिर इसको फैलाया जा सकता है कि मैं ऐसा ही हूं। मेरी कैसी भी ट्रेनिंग हो जाए, मेरी कैसी भी एजुकेशन हो जाए, मेरे को कैसे भी वातावरण में रखा जाए, अमेरिका में रखा जाए कि हिंदुस्तान में रखा जाए, शहर में रखा जाए, गांव में रखा जाए, मैं ऐसा, ये चाहना तो मेरे अंदर कांस्टेंट है। ये मुझे दिख जाए, अगर देखूंगा तो दिखता है। और ये भी दिखता है, इसके लिए भी कोई बहुत हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है कि दूसरा भी ऐसा ही है। तो ये जो कॉमन है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, स्वतंत्रता की चाहना, एक उसको मैं अगर पॉजिटिव कहूं, एक नाम दे रहा हूं। और भय का होना, लालच का होना, जेलसी का होना, इसको मैं अगर नेगेटिव कहूं, खाली नाम दे रहा हूं, ये दिखता है कि ये मेरे में भी है। ये तो टेंडेंसीज है, और ऐसी चाहना, एक कांस्टेंट चाहना स्वतंत्र होने की मेरे अंदर है और हर एक के अंदर है। उसके लिए मुझे सर्वे करने की जरूरत नहीं है, उसके मुझे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर वो फैकल्टी विद्यमान है जो मुझे ये बता देती है कि ये स्वतंत्रता की चाहना पूरे मानव संसार में है। कहीं का भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदुस्तान का हो, किसी और देश का हो, किसी भी कल्चर का हो, उसमें ये चाहना, ये दिख जाता है। अपने आप नहीं दिखता तो फिर इस तरह एजुकेशन का काम है कि दिखे, दिखाए, ध्यान दिलाए। देखना तो आप ही को पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये, इसी को मैं अंतर्मुखी होना कह रहा हूं। अभी हमारा पूरा का पूरा सोच, हमारा मापदंड, हमारा तरीका, हमारा परसेप्शन बाहर से बन रहा है। अगर ये दिखने लगे जो कॉमन है बिटवीन अस, डिफरेंसेस की तो आधुनिक एजुकेशन ने बहुत बात की है। क्या हम लोगों में फर्क है, दलित फर्क है, स्वर्ण फर्क है, काला फर्क है, गोला फर्क है, पुरुष फर्क है, स्त्री फर्क, तुम तमाम तरह के जो डिफरेंसेस हैं उसको तो बाहर ले आए हैं। लेकिन जो कॉमन है
उस पर ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ नाम रह गए, बट उस पर ध्यान नहीं दिया। मतलब कोई ये उसको भी पढ़ाया गया, पढ़ाना नहीं है, ध्यान आकर्षण करवाना है। पढ़ाने में और ध्यान आकर्षण में फर्क है। मैं पढ़ा सकता हूँ, किताब में लिख सकता हूँ, करिकुलम बना सकता हूँ और आप उसको रट लेंगे और बोलने लगेंगे। जैसे आज पूरी दुनिया बोल रही है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, लिबर्टी लिबर्टी, इक्वालिटी इक्वालिटी, बट no one understands what it is because it's not part of education. So this जो चीज है वो भी है, अपने ऊपर ध्यान दे के समझें, वो एक बात होती है। उसका अनुभव करें, वो रिवील हो, ये एक बात है। और उसको पढ़ाया जाए और उसको रट लें और उसको मानने लगे, ये दूसरी बात है। ये दोनों एक बातें नहीं है। तो थोड़ा बहुत उस तरफ तो काम हुआ है पढ़ाने वाला, लेकिन समझाने वाला, ध्यान आकर्षण वाला काम नहीं हुआ। ध्यान आकर्षण का काम अगर हो तो हमको दिखने लगेगा कि मैं क्या हूं, मेरी बीइंगनेस क्या है, मेरा त्व क्या है, मेरा तंत्र क्या है जो नैसर्गिक है ना, ये दिखता है। तो फिर आपको अपनी परंपरा, अपना इतिहास, उससे आप कनेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि पूरे आपके परंपरा में ये चीजें रही हैं। उसको अलग अलग संदर्भों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक कॉमन नाम जो अपनी भारतीय परंपरा में धर्म जैसे है, तो मैं रिलीजन के सेंस में नहीं बोल रहा हूं, ये आपको दिखने लगता है कि धर्म क्या है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की या बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। अपने को देखने से उसकी झलक मिलने लगती है। ऐसा ही हूं, ऐसा ही है, जो ऐसा ही है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इजनेस है, होना, बीइंग। ये जब दिखने लगता है तो आपको ये भी दिखने लगता है कि आज की व्यवस्था, आज का माहौल, आज का इकोसिस्टम ठीक इसके विपरीत जा रहा है। जो इजनेस है, और उसमें मैं स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, कि ये स्वतंत्रता की चाहना इज पार्ट ऑफ योर बीइंगनेस, पार्ट ऑफ योर इजनेस। ये चाहना, इसी को, एक चीज को पकड़ करके आप बहुत सारी इसको फैलाइए, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। ये भी समझ में आएगा कि जो ह्यूमन टेंडेंसीज हैं ऑफ एंगर, ऑफ जेलसी, ऑफ फियर, ऑफ ग्रीड, ये भी है, पर ये उसके वो स्वतंत्रता के उसके और उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को आप समझ पाएंगे। और फिर ये समझ पाएंगे कि ये जो है आज की व्यवस्था, जिसको हम मॉडर्निटी कह रहे हैं, ये व्यवस्था ने उन सब जिनको विकार कहा जाता है, वही लोभ, मोह, क्रोध, जेलसी, इसका सहारा लेकर के आपको भटकाया है। मतलब वो इनको भड़काती है, आपको दिखावे की दुनिया में ले जाकर, आपको आइडेंटिटी आपकी बने इसको उकसा करके, आपका इंडिविजुअल राइट्स की बात हो इत्यादि, सक्सेस के पैमाने हो, इस सब के जो आज का पैराडाइम है वो इन चीजों का सहारा लेता है। भय का सहारा लेता है, क्रोध का सहारा लेता है, कंपटीशन का सहारा लेता है, जेलसी का सहारा लेता है। तो आपको ये दिखेगा कि ये कितनी प्रतिकूल चीज व्यवस्था बनी हुई है, जो आपको अपने विकारों को तो भड़काती है और स्वतंत्रता का हनन करती है। इल्यूजन ये देती है कि आपको फ्रीडम हो रहा है, आपका फ्रीडम हो रहा है, पर स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है, एक का फ्रीडम दूसरे के फ्रीडम में बाधा बनता है। ये हमको दिख जाएगा अगर ध्यान देंगे तो व्यवस्था वही अच्छी है, धर्म वही है जो सबके लिए हो। मैं अब फिर कोई रिलीजन के सेंस में नहीं बोल, धर्म वही है जो सबके लिए हो, यानी जिसमें सह अस्तित्व हो, मैं भी और आप भी दोनों स्वतंत्र होकर जी सके। जो ऐसी व्यवस्था जिसमें मैं तो फ्री हो जाऊं और आप एक्सप्लॉइटेड हो जाए, वो व्यवस्था अस्तित्व सहज नहीं है, वो स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है, उससे अलाइंड नहीं है। ये आपको दिखेगा। तो आपको जब ये दिखेगा तो आपको ये फिर सोचना पड़ता है कि कैसी व्यवस्थाएं बने, समाज की बने, राष्ट्र की बने, कैसी व्यवस्थाओं में हम जिए ताकि एक साधारण मनुष्य स्वतंत्र होके
सहज जीवन जीने में उसको बहुत मेहनत न करनी पड़े। हम शारीरिक मेहनत की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये शारीरिक मेहनत भी, लेकिन जो ये जो टेंशन है, जो तनाव है, ये इससे मुक्त होकर के साधारण मनुष्य जी सके, उसके लिए आपको हिमालय में जाकर बसने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी जमीन लेकर के खेती करके या छोटा मोटा धंधा चला करके आराम से सहज जीवन जी सके और दूसरा भी कर सके, उसके लिए कैसी व्यवस्थाएं हो, ये व्यवस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उधर ध्यान जाएगा। तो वो व्यवस्थाएं कैसी हो? वो धर्म अनुकूल हो। धर्म क्या हुआ? धर्म वो हुआ जो अस्तित्व सहज है। तो आप फिर ये सवाल आएगा कि ये कैसी हो? आप अपने इतिहास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है, इसकी झलक मिलती रहती है आपको। उसमें फिर कर्तव्य की बात आ जाती है। वो कर्तव्य थोपे हुए कर्तव्य नहीं है, वो सहज कर्तव्य है। कर्तव्य से एक बोझ जैसा आजकल तो लगने लगा कि भाई ये तो मुझे करना पड़ेगा। जिम्मेदारी भी एक बोझ के जैसे लगने लगी है। तो हमारी तो जिम्मेवारी, हम क्या करें, उसमें एक लाचारी का भाव है। पर वो नहीं है। जिम्मेदारी का जो सही अर्थ है वो ये है कि जो अस्तित्व सहज है उसको आप निभाएं, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई थोपी हुई चीज नहीं है, ऐसा ही है। इसमें कोई विक्टिमहुड नहीं है। भाई आज तो जिम्मेदारी एक विक्टिम बोलता है कि भाई मैं तो क्या करूं यार, जिम्मेदार हो गया, अब तो मैं फंस गया, मेरे को माँ बाप को देखना पड़ रहा है, मैं क्या करूं, ये तो मेरी फ्रीडम का हनन हो गया। इस सेंस में देखा जा रहा है जिम्मेदारी का, और हो भी गया। आई मीन आप देखिए कि कोई संस्था में देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट में देखिए, जो ज्यादा ईमानदार है, सही आदमी है, वो जिम्मेदारी से बोझ के तले मरा पड़ा बेचारा, और जो बेईमान है वो पतली गली से निकल जाता है। सारी नियम कानून उसके ऊपर तो लागू होते नहीं, क्योंकि वो तो अपना रास्ता निकाल लेता है, और जो सीधा साधा बंदा है वो फंस जाता है, वो जिम्मेदारी के बोझ के तले। ये व्यवस्था का दोष है। तो व्यवस्था अगर अनुकूल हो, व्यवस्था अगर ठीक हो, धर्मानुकूल हो, और वो इसी कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, शिक्षा भी वैसी हो, और शिक्षा भी एक व्यवस्था ही है, और बाकी अन्य व्यवस्थाएं भी वैसी ही हो, यहाँ पे एक साधारण आदमी सहज जीवन जी सके। और ये अब कैसे हो? तो मुझे लगता है इसका फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप लोगों को ध्यान आकर्षण कर। अभी उसके लिए माहौल नहीं है, तो ये करना पड़ेगा कि आप ध्यान आकर्षण करवाएं, उसको खुद ही इस तरह की वो दे दें, उसको कुवत दे दें। उस एक बार उंगली पकड़ने की जरूरत है, एक बार पकड़ में आ जाए फिर वो अपने आप करने लगेगा। अपने अंदर मैं क्या हूं, मतलब ये नहीं कि मैं मेरी इंडिविजुअलिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट इज दैट इन मी व्हिच इज द सेम इन यू? वो मैं, द एसेंस ऑफ मी, वो क्या है? वो अगर एक बार पकड़ में आए तो ये फैलता चला जाता है, मैं तो ऐसा मानता हूं। फिर आप इस रेस से, इस दौड़ से अपने को अलग कर लेते हैं मेंटली। आप काम करेंगे, आप सब कुछ करेंगे। जैसे अंग्रेजी की बात है, हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाला, ये भाषा नहीं रही है इस देश में। अंग्रेजी जो है वो भाषा से कुछ और ज्यादा हो गई, उसका अधिमूल्यन हो रखा है। मतलब इट्स नॉट जस्ट कम्युनिकेशन की चीज नहीं है, भाषा नहीं रही, वो एक पावर का वो हो गया है, और सम्मान का एक वो हो गया है। तो मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, पर उस मेंटालिटी मुझे परेशान करती है जो अंग्रेजी बोलने वाले को एक सेंस ऑफ सुपीरियर, वो सुपीरियर फील करता है वो बोल के, और दूसरे को इंफीरियर बनाने की, मतलब उसमें इंफीरियर बन जाता है, उससे आपको पावर मिलता है, इत्यादि इत्यादि। ये एक विकृति है, इस विकृति के मैं खिलाफ। तो अगर मैं अंग्रेजी बोलूं, लेकिन मेरी दृष्टि साफ हो कि अंग्रेजी बोलने के पीछे ये मैं सिर्फ भाषा की तरह प्रयोग कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसको पावर की तरह यूज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, अपने को ऊपर करने के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। तो ये बात आपके पास साफ है तो आप अंग्रेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये
ये कोई आइदर और नहीं है, पर ये जो चल रहा है आज उसको समझते हुए अगर वो करना है तो करेंगे, अंग्रेजी बोलना है तो बोलेंगे, लेकिन उस भाव से मुक्ति मिल जाए। सहज होके अंग्रेजी बोल रहे हैं, सहज होके जो भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई साधु सन्यासी हो गए और अलग हो गए। तो ये काम के लिए मैं तो आज के दिन ये मानता हूं कि आधुनिकता को लोगों को दिखाना बहुत जरूरी। परेशान तो सब आदमी है, तो उस परेशानी को आधार आधार मतलब उसकी वहां से बात शुरू करके उसको इस बात पे ध्यान आकर्षण करना कि ये आधुनिकता क्या है, ये तुम्हारी परेशानी की जड़ें इस आधुनिकता में है, और ये आधुनिकता जो है इसके प्रति जो तुम्हारा मोह है उस मोह को भंग करना और उस भ्रम से मुक्ति दिलाना। ये फ्रीडम का जो भ्रम है इससे मुक्ति दिलाना कि ये फ्रीडम ढकोसला है। असली बात स्वतंत्रता की है। आइडेंटिटी एक रोग है, इससे मुक्ति दिलाना, आदमी को ज्यादा सहज बनाना, इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। अभी कोई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं निराशावादी बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे कोई बड़े रूप में हम लोग कुछ कर लेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखा दे रहा, बट इंडिविजुअल रूप में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर सकते हैं कि हम जहां जहां हमको अवसर मिले हम ये बात करने का वहां करें। सबसे हम बात करेंगे, सबको हम कन्विंस कर देंगे, ऐसी कोई जरूरत है भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, विफलता ही हाथ लगेगी। जहां मौका लगे, जहां आपको माहौल मिले, वहां आप इसका प्रयास करें कि लोग इस पागल दौड़ से मुक्त हो। वो मुक्त तब होंगे जब उनको आधुनिकता समझ में आएगी। आधुनिकता तब समझ में आ जाएगी उसके उसकी जो उसके मिथ्स है उसको हम एक्सपोज कर पाए, उससे मुक्त कर पाए, उसके प्रति मोह से हम मोह को भंग कर पाए। ये हम कर पाएंगे तो कुछ एक धीरे धीरे ऐसे एक उस पैराडाइम से इस पैराडाइम की ओर शिफ्ट होंगे लोग, और मे बी 10 20 50 साल में एक साइजेबल ग्रुप बन जाएगा। और ये मत मानिए कि आपके और हमारे करने से ही सब कुछ होता है। होता तो है ना, हो रहा है। उसकी बात हम लोगों ने बहुत पहले करी कि सब कुछ हो रहा है, तो उस होने को भी देखना चाहिए। मतलब हम सब बोझ हम ही पे ले लें, ये परेशान करने वाली बात है। ये तो मॉडर्न बात है। हम भी करें, जितना हमसे हो सके वो हम करें। बाकी हो ही रहा है, कोरोना हो गया ना, चाहे वो चीन ने पैदा किया या नहीं किया, जो भी हुआ, दुनिया एकदम चक्का जाम हो गया। तो और उसमें बहुत कुछ हुआ, उसमें दिमाग भी बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जो सब कुछ प्री प्लान्ड है, किसी ने करवाया, ऐसा तो किया होगा कुछ चीजें लोगों ने, लेकिन उसके जो दूसरे अदृश्य असर होते हैं उस पर तो सबका, किसी का बस नहीं चलता, वो अपने आप भी होता है। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की और नई तरह की एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में लेके आए, लेकिन सभी लोग वैसे हो गए ऐसा? बहुत लोग हो गए, लेकिन उसमें अपवाद भी तो निकले ना उसी व्यवस्था से। तो आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो हो रहा है उस पे उसके प्रति एक ह्यूमिलिटी का भाव होना चाहिए कि हम ही सब कुछ करने वाले नहीं है, और जो हो रहा है उसको भी देखो और विश्वास करो। आस्था वही होती है कि आप ही सब करने वाले नहीं। तो मैं तो एकदम ही मतलब ये समझ लो कि मैं साइंटिफिक मोड का ही आदमी था ना, माहौल वैसा ही, पढ़ाई लिखाई वैसी। फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी मुझे दिखने लगा, और वो उसकी मैं धर्मपाल और गांधी जी को ही श्रेय देता हूँ उसकी। उन्होंने ये बात मुझे दिखाई, या उनकी वजह से मुझे दिखाई पड़ी कि भारत का साधारण जो गंगा में नहाता भी है और वो गंगा में नहा के उसको लगता है कि कुछ हो गया है, उसके पाप धुल गए, या वो पवित्र हो गया, या उसको कुछ पुण्य मिल गया, जो भी है, या कुंभ मेले में जाता है, वो साधारण की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये पंडित और पुजारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पंडों की। मैं उस साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ। वो साधारण आदमी में मुझे बहुत अच्छाइयां दिखाई दी, और ये मैं पेट्रोनाइजिंग ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, बारीकी से देखने पे मुझे उसमें बहुत सारे गुण, बहुत सारी अच्छाइयां दिखाई दी जो मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत मुश्किल से आती है। उसके लिए जो सहज है वो हमारे लिए बहुत दुर्लभ है।
ये मुझे दिखाई दिया। ये आप बोल सकते हैं तुम्हारी दृष्टि का दोष है, तो है, लेकिन मुझे दिखाई दिया। और फिर मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों है। तो मेरे को ये एक ही बात पकड़ में आई कि उसकी वो एक तो अपने परंपरा से भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अपनी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो सबसे प्रमुख बात मुझे समझ में आई कि आस्था है परा के ऊपर। और वो आस्था मतलब वो अपने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता है। वो मानता है कि बहुत कुछ हो रहा है, उसमें मैं भी एक हूं। ये कमजोरी मानते हैं बहुत लोग इस चीज को, लेकिन मुझे उसमें ताकत दिखाई दी। और फिर मैंने ये सोचा कि मुझे मेरे में क्यों नहीं है इस तरह की आस्था। तो मैंने पाया कि ये तो मेरे कुछ हमारे डीएनए में ही प्रॉब्लम हो गया, पढ़ाई लिखाई से, माहौल से, ये पूरी लिबरलिज्म से, पूरे लेफ्टिज्म से, जो भी हमारे आधुनिकता है उससे। तो फिर मेरा ध्यान गया अनिश्चितता पे, और मुझे दिखाई दिया कि अनिश्चितता इज ऑलमोस्ट, जिसको ईश्वर को हम कहते हैं ना कि ओमनी प्रेजेंट है और सब जगह व्याप्त है और हर समय व्याप्त है और कण कण में व्याप्त है। तो मुझे कुछ अनिश्चितता में वैसी बात दिखाई दी कि वो हर समय व्याप्त है। अभी हम बैठे हैं, अभी भूकंप आ जाए, every moment we are living with uncertainty, and unknown also is ever present. There are few things that I know, few things that I know that I don't know, few things that I don't know that I know. ये तो पता, ये तो एकदम हम सोच सकते हैं, हमारा रैशनल माइंड सोच सकता है। But the fourth domain, I don't know that I don't know. ये बहुत महत्वपूर्ण है। I don't know that I don't know. ये एकदम संपूर्ण पूरा अंधकार में, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, पर है। तो ये मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जब मैंने अनिश्चितता और अननोन पे, तो धीरे धीरे मुझे आस्था डेवलप शुरू होने लगी, अपना अहंकार थोड़ा कम हुआ। और ये मुझे ठीक लगता है ये रास्ता, और मुझे लगता है ये हर एक को ये उपलब्ध है। हर चीज का उत्तर मुझे मिल जाएगा, ये मैं, मतलब मेरी कोई तमन्ना नहीं है इस चीज की। मेरी तमन्ना इतनी ही है कि मैं सहज जीवन जी सकूं, सहज हो सकूं, इतना हो जाए मेरे लिए बहुत है। और सहजता का मतलब है परा में आस्था, ये भी है ना। ये हर आदमी के लिए पॉसिबल है, आज भी है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में जाना हो। और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा जीवन में धीमापन चाहिए। लेकिन अब तो और हड़बड़ाहट बहुत बढ़ी है, और ये कोरोना से तो और व्याकुलता बढ़ी है। तो एक तरह का डेडलॉक सा है। हाँ, ये डेडलॉक को कैसे टूटेगा? कुछ चोट लगेगी या अपने आप टूट जाएगा? चोट लगने से टूटता है। एक आदमी एक रास्ते पे चलता है बहुत तेज रफ्तार से, और एक झटका लगता है जीवन में, किसी की मृत्यु हो जाती है, झटका लग गया, कोई बीमार हो गया, झटका लग गया, कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया, झटका लग गया, कोई मोहब्बत में आपको धोखा दे दिया, झटका लग गया। बहुत तरह के झटके लगते हैं, जोड़ का झटका लगता है, आदमी की दूसरी तरह से सोचने लगता है। ये तो एक व्यक्ति की बात थी, पर बहुत बड़े मैक्रो लेवल पे भी ये होता है, हुआ है इतिहास में। अपने महाभारत के बाद लोगों को झटका लगा तो बैठे 12 साल फिर से सोचने समझने के लिए, सब गंभीर होकर के बैठे 12 साल। मतलब ये हमने पढ़ा है, हमारा इतिहास कहता है, बात में दम है ना। वो हुआ नहीं हुआ इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये संभव है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो हमेशा जब बड़े झटके लगते हैं तो लोगों के दिमाग को क्रैक आता है, और वो क्रैक जो है, क्योंकि अभी तो सब एकदम फिट है मामला, अब वो क्रैक जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्रैक आता है तो उसमें संभावनाएं खुलती है कि आदमी दूसरी तरह से सोचने लगेगा। आई थिंक दिस इज अ बिग क्रैक, मतलब एक सब्सटेंशियल क्रैक है ये कोरोना का। वेदर इट इज डेलिब्रेट और नॉट डेलिब्रेट डजंट मैटर, इट्स स्टिल अ क्रैक। इतने लोग घर गए हैं, लोग घरों में बैठे हैं,
शहर से गांव की ओर गए हैं, उनको लगता है कुछ नहीं हुआ उनको। हम ये बात नहीं करें किसी को खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, वो तो एक अपनी समस्या है, तो भौतिकवादी समस्या है। पर दूसरी तरह से भी तो सोच रहे होंगे लोग, मैं तो मानता हूं जरूर सोच रहे होंगे। मतलब कुछ सब लोग नहीं सोच रहे होंगे, पर बड़ी संख्या में लोग सोच रहे होंगे। तो ये इस तरह के झटके महत्वपूर्ण होते हैं। हम बहुत होपफुल हैं कि मतलब एक तरफ से वो भी दिखाई दे रहा है कि ये जो दूसरी तरह की जो राक्षसी शक्तियां हैं वो अपना खेल भी खेलेंगी। वो चाहे डिजिटल नियंत्रण में सबको लाने का खेल चल रहा हो, वैक्सीनेशन का खेल चल रहा हो, और ज्यादा सर्वेलेंस का खेल चल रहा हो, वो सब भी चलेंगे। पर ये भी दूसरी तरफ हो रहा है जो अपने आप होने वाली चीजें हैं, जिसपे किसी का बस नहीं चलता, वो भी हो रहा है। अब क्या इसका मिला जुला असर होगा वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ हो रहा है। एंड यू सी, हम उतना ही कर सकते हैं जितनी अपनी क्षमता है। तो हमको ये सब हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें अपने लिए अवसर की तलाश कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, मैं और तुम ही सब कुछ निकाल लेंगे ऐसा तो है नहीं। पर मैं आशावादी हूं उस सेंस में मैं आशावादी हूं। और मुझे ये बात बहुत गहरे से समझ में आई है कि असली आशा फेथ से आती है। जो गहरी आशा है, जो आपको टिका के रखती है, जितना आपका फेथ होगा उतना आप आशावादी। अदरवाइज आप अगर आस्था विहीन है तो आपकी आशा इतनी ही हो सकती है कि हमारे पास 20 लाख रुपया कल आएगा, या 50 लाख रुपया आएगा, या 4 करोड़ रुपया आएगा, या 10,000 रुपया आएगा, या मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा कल के दिन, या वो उस तरह की। पर ये जो एक बड़ी आशा है कि दुनिया में अच्छा होगा, लोग सुंदर जीवन जिएंगे, जी सकेंगे, इस तरह की आशा, ये आशा तो आस्था से ही आती है। वो उससे भी आती है कि आप यही जीवन अंतिम जीवन नहीं है। अगर आप इसी को अंत मान लेंगे तो फिर वो कहीं और ले जाता है। पर अगर आपको ये विश्वास इसमें होने लगता है कि ये जीवन सिर्फ एक क्रम में, एक कड़ी में एक है पड़ाव, तो आशा गहरी, बड़ी आशा हो सकती है। तो फिर आपको निराशा तो कम से कम नहीं है। और जब हमारी बात शुरू हुई थी, आपको लगता है कि भारत के साधारण आदमी में अभी आशा है, क्योंकि वो आस्था वो कहीं उसको ना कहीं विरासत में मिली है, वो इस तरह थोड़ी ना सोचता है जैसे मैं और तुम सोच रहे हैं। वो तो बहुत फॉर्चुनेट है, उसको ये पता भी नहीं कि वो इतना फॉर्चुनेट है। वो उसको तो, क्योंकि हमारे जैसे लोग उसको दिन भर उसको दुत्कारते हैं कि तुम पढ़ो, तुम थोड़ा शिक्षित हो, वगैरह वगैरह, तुम तो बेवकूफ हो, पिछड़ गए, पीछे रह गए। तो उसपे बहुत तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन उसको तो विरासत में मिली है सब चीजें। हाँ, उसको वो जो खजाना मिला हुआ है उसकी कितनी वक़्त है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लगातार 250 साल से उस पर प्रहार हो रहा है। तो हो सकता है उसका भी विश्वास थोड़ा बहुत डगमगा रहा हो, क्योंकि प्रहार कोई मामूली नहीं है, भयंकर प्रहार हो रहा है। दिन भर सुबह से शाम तक उसके माहौल से, मीडिया से, शिक्षा से, व्यवस्था से, सब जगह, अफसर हो कि राजनेता हो कि स्कूल का टीचर हो कि विज्ञापन की दुनिया हो कि टीवी की दुनिया हो, तो उसको यही बोले तुम बेवकूफ हो, पिछड़ गए, बेवकूफ हो, पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं उसको अपने पर डाउट भी होने लगता है कि यार कहीं तो गड़बड़। बट इसको छोड़ दे, वो उसको जो मिला है अपने आप, जैसे जो बच्चा घर में अपने आप भाषा सीख लेता है, स्कूल जाके नहीं सीखता, अपने आप सीख लेता है, उसकी प्रक्रिया ही अलग है। स्कूल में जाके हम भाषा सीखते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग है। भाषा दोनों सीख रहे हैं, स्कूल में भी मैं भाषा सीख रहा हूँ, घर में मैंने एक बोली भाषा सीखी है। वो बोली भाषा की प्रक्रिया सीखने की अलग थी और स्कूल में अलग है। तो अब मैं जो सीख रहा हूँ फेथ को और अनिश्चितता को और अननोन को, वो मैं स्कूल वाली भाषा में सीख रहा हूँ।
और ये जो साधारण आदमी है उसको तो अपनी बोली जैसे सीखी है वैसे उसको मिल गया, तो उसकी वक्त शायद ना पहचानता हो, भयंकर खजाना है उसके पास। एंड ये अब हमारा धर्म बनता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो लोग इस बात को समझते हैं उनको कम से कम बचाएं, प्रोटेक्ट करें, कि उसपे ये प्रहार इतने ना पड़े। प्रहार भयंकर है, हम कितना बचा पाएंगे ये भी मैं नहीं जानता, मैं बोझ भी नहीं लूंगा, मैं कौन होता हूँ, लेकिन हाँ मैं संवेदनशील हो सकता हूँ, उसके प्रति सजग हो सकता हूँ, और मैं पेट्रनाइजिंग अर्थ में नहीं पर सचमुच का मैं उनका सम्मान कर सकता हूँ, दिखावे वाला नहीं।